Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मन। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये AMA 4th सेमेस्टर की क्लास है। विषय क्या है आप लोगों का? गृह विज्ञान है। पेपर कौन सा है स्टूडेंट? ब्रांच कौन सा है? तो याद रखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट आप लोगों का जो ब्रांच है उनका है पेपर। ये पेपर कौन सा है? तो पेपर आप लोगों का थर्ड, जो कि आप लोगों का 30 जून वाला जो पेपर टला था स्टूडेंट, जो कि अब 12 जुलाई को होना निर्धारित है, वो है साइंटिफिक राइटिंग। आपका पेपर का नाम है, हिंदी में इसको हम वैज्ञानिक लेख बोलते हैं। ये पेपर का आप लोगों का नाम है। तो देखिए आज आप लोगों का ये पार्ट 1 है स्टूडेंट, ठीक है, पार्ट 1 है। ये आपका एग्ज़ाम जो है 12 जुलाई को होगा। तो आइए देखिए स्टूडेंट, हम प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये 101% आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है। पहला प्रश्न आपका है कि वैज्ञानिक विधि या पद्धति या वैज्ञानिक लेख से आप क्या समझते हैं, या इसी को ऐसे दे सकता है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक लेख या वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसको बताना है। या इसी प्रश्न को ऐसे दे सकता है कि वैज्ञानिक लेखन से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। ये क्या है आपका वैज्ञानिक लेखन से संबंधित या वैज्ञानिक लेख से संबंधित प्रश्न है। तो आइए अब उसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, ठीक है, केवल प्राकृतिक या भौतिक चीज़ों के विषय के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऐसा सोचना क्या होता है? गलत होता है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, यानी जो साइंटिफिक मेथड होता है, तो उसका प्रयोग हम सिर्फ प्राकृतिक या भौतिक चीज़ों के लिए नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम क्या है मतलब वैज्ञानिक पद्धति का जो है प्रयोग करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं? मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक और भौतिक चीज़ों के लिए होता है, जबकि ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, अध्ययन विषय कुछ भी हो, वैज्ञानिक पद्धति समान रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। यही कारण है कि आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का ही प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए परिभाषा देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने सीरीज खरीदा होगा, तो उसमें क्या वैज्ञानिक लेख का परिभाषा नहीं दिया गया स्टूडेंट। देखिए तो हम आप लोगों का ऑथेंटिक क्वेश्चन लाए हैं और तीन चार बुक से इसको सेलेक्ट करके ये मैटर आप लोगों को हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, श्री लुंड के अनुसार, तो लुंडबर्ग के अनुसार क्या है, सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास स्पष्ट हो गया है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका हल यदि होना है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण द्वारा होगा। इसी दृष्टिकोण को उनके अति ठोस एवं सफल रूप से मोटे तौर पर हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं। तो देखिए लुंड जो वैज्ञानिक थे या विद्वान थे, उनका यह मानना था कि अगर जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, समस्याएं हैं, तो उनका जो है मतलब उनका सामाजिक घटनाओं का जो है निष्पक्ष, यानी कि पक्षपात रहित परीक्षण करके, सत्यापन करके हम जो भी दृष्टिकोण हमारा आता है वही क्या है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। ये क्या है, लुंडबर्ग के अनुसार परिभाषा। अब आइए दूसरा परिभाषा देखते हैं कार्ल पियर्सन के अनुसार। तो कार्ल पियर्सन ने क्या कहा स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा वॉइस मेरा थोड़ा स्लो होगा क्योंकि देखिए मेरा कान का जो है सफाई हुआ है। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों का जो मैसेज है कि मैम क्लास दीजिए, तो इसके लिए हम जो है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ईयरफोन लगाकर जो है आप सुनेंगे तो आपको स्पष्ट ये वॉइस जो है सुनाई देगी। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्ल पियर्सन के अनुसार, तो उन्होंने क्या बताया कि वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उसके पारस्परिक संबंधों को देखा है तथा उनके अनुक्रमों का वर्णन करता है, वह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा है और विज्ञान का वो आदमी है। तो उन्होंने ये बताया कि पियर्सन ने क्या कहा कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो है तथ्य यानी डाटा का जो वर्गीकरण करता है और उसमें क्या उसका जो वर्गीकरण हो रहा है वो एक दूसरे से क्या है, पारस्परिक संबंधित हो और एक क्रम वाइज हो, तो उसी वह क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा है, वह इंसान क्या हो गया, वैज्ञानिक विज्ञान का इंसान हो गया। अब आइए देखिए तीसरी परिभाषा हम देखते हैं
थाउलेस के अनुसार, श्री थाउलेस के अनुसार उन्होंने क्या बताया, वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज की लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रविधियों का एक व्यवस्था है जो कि भिन्न विद्वानों से उनके बातों में भिन्न होते हुए भी सामान्य प्रकृति को धारण किए रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो है परिभाषा हो गया। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये स्टूडेंट, आप लोगों में इस समय क्या डिजर्टेशन बन रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, डिजर्टेशन आप लोग लिख रहे होंगे, उसको टाइप कराने के देंगे तो उसमें भी चैप्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आप क्रमबद्ध कर रहे हैं उसको ना, तो ये आप जैसे आपने कोई समस्या ले लिया, ठीक है, समस्या जैसे आपने ले लिया कि ये आपने जैसे शोध समस्या ले लिया कि मोटापा के कारण, ठीक है, मोटापा जैसे आधुनिक समय में या वर्तमान समय में मोटापा के कारण पर एक अध्ययन या एक समीक्षात्मक अध्ययन। तो आप देखेंगे कि मोटापा किन कारणों से हुआ, तो जो 10 साल पहले मोटापा पर किसी ने रिसर्च किया ना, शोध किया, तो आप करेंगे तो वो भी वही चीज़ क्या है, आप में भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये क्या हो, एक तरह से वैज्ञानिक पहलू नहीं कि चाहे जितनी बार भी हम उसका परीक्षण करें उसका रिजल्ट क्या हो, सेम आना चाहिए। यही आपका वैज्ञानिक लेखन में शामिल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सीमित क्षेत्र की विषय वस्तु का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, एक सीमित क्षेत्र की जो है विषय वस्तु का अध्ययन जो है क्रमबद्ध में किया जाता है। अब देखिए, लुंडबर्ग ने फिर परिभाषा दिया कि व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का क्रमबद्ध निरीक्षण, वर्गीकरण और विश्लेषण है। कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से हमारा अभिप्राय उस तरीके से होता है जिसके अंतर्गत विज्ञान प्रयोग सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु अपनी आधारभूत प्रणालियों को संचालित करता है और अपने उपकरणों, ठीक है, उपकरणों एक रहेगा, प्रविधियों का प्रयोग में लाता है। तो ये क्या है, देखिए बादल भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है स्टूडेंट, हो सकता है आपको क्लाउड साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। तो इस समय हम आप लोगों को क्लास ले रहे, 2 बज रहा है, ताकि आप लोगों को 7:30 बजे तक ये क्लास जो है मिल जाए। तो देखिए अब देखिए परिभाषा आप लोगों को दे दिए, एटलीस्ट 2 परिभाषा तो आप लोग लिख ही सकते। अब आइए देखिए हम वैज्ञानिक या पद्धति की विशेषताएं देखती थी। इसमें क्या है, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। पहला क्या, प्रामाणिकता। वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषताओं में से यह एक विशेषता है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उनसे प्राप्त परिणामों का किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है। प्रामाणिकता का यह भी अर्थ होता है कि किसी परिणाम की जांच जितने बार भी की जाए, जब भी की जाए, बार बार समान परिणाम प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त परिणामों किसी भी वैज्ञानिक द्वारा क्यों न निकाला गया हो, वह वैज्ञानिक या अन्य वैज्ञानिक परिणाम की सत्यता की जांच या जो है पुनः परीक्षण कर सकते हैं। यदि परिणाम की पुनः परीक्षण या सत्यता की जांच नहीं की जा सकती तो ऐसे परिणाम या निष्कर्ष क्या है, वैज्ञानिक नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर प्रामाणिकता का मतलब आप समझिए कि प्रामाणिकता का मतलब क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए कोई आपने अध्ययन किया, जैसे मोटापा का हमने बताया ना, आपने मोटापा पर अध्ययन किया, तो चाहे मोटापा पर जितनी बार भी अध्ययन हो तो उसमें आपका ये आए कि वंशानुक्रम के कारण होता है मोटापा। दूसरा क्या है, खान पान के कारण होता है मोटापा। तीसरा क्या है, जीवन शैली के कारण होता है मोटापा। ठीक है, तो आपने 10 साल पहले भी मतलब जिन्होंने किया यही चीज़ पाया, ठीक है, और 10 साल के बाद आप भी कर रहे हैं तो आप में भी क्या हो रही है, यही सारे फैक्टर देखने के मतलब आप जितनी बार भी मोटापा पर रिसर्च करेंगे, मोटापा पर शोध करेंगे तो क्या हुआ, उतनी बार जो है आनुवंशिकता चीज़ आएगी, ठीक है, जीवन शैली आएगा, ठीक है, अधिक कैलोरी वसा का खाना, शारीरिक गतिविधियों को शामिल न होना। तो ये सब क्या, सब आपको प्रमाणित करेगा कि मोटापा उन्हीं व्यक्ति में आता है जिनका जैसे वंशानुक्रम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके खान पान की आदतें भी हो सकती हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपका जो है मतलब शारीरिक एक्टिविटी भी क्या है, जीवन शैली भी क्या, ये सब क्या सारे फैक्टर जो है मोटापा पर है। हाँ, और इसका मतलब इसका जांच हम चाहे 10 साल 20 साल या 50 साल बाद भी अगर हम इसका पुनः परीक्षण करें तो हमको क्या है, रिजल्ट जो है सेम मिलना चाहिए, तभी वो क्या है हमारा वैज्ञानिक है, तभी क्या उसमें प्रामाणिकता जो है पाई गई। ठीक है, अब आइए देखिए अगले पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या, निश्चितता। निश्चितता का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक विधि
ठीक है। वैज्ञानिक विधि से प्राप्त परिणामों में अस्पष्टता अनिश्चितता नहीं होती है। वैज्ञानिक विधि हर विज्ञान के लिए अलग अलग ना होकर सभी विज्ञानों के लिए एक सी होती है। इस विधि में अनिश्चितता अस्पष्टता या संदेह से उत्पन्न करने वाले तथ्यों का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि इसके स्थान पर वैज्ञानिक विधि में निश्चय गुण का पाया जाता है, मतलब निश्चित गुण पाया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल पर समझ लीजिए, यदि एक अध्ययनकर्ता एक अध्ययन की इकाई को देखकर कहे कि वह बहुत लंबा है तो उसमें निश्चितता का गुण नहीं है, अतः वैज्ञानिक बात उसमें क्या है, नहीं है। निरीक्षणों और मापन के आधार पर यदि यह कहा जाए कि अध्ययन इकाई 5 फुट 7 इंच लंबी है तो इस बात में क्या है, निश्चितता, और यह बात क्या होगी, वैज्ञानिक है। तो देखिए हमने आपको बताया ना कि जैसे आप कह देंगे कि नहीं यह मतलब यह बहुत लंबा, यह बहुत लंबा रोड है, तो लंबा रोड है तो कितना लंबा रोड है तो कोई निश्चित नहीं। लेकिन अगर हम इसको बता दें कि नहीं 4 किलोमीटर लंबा रोड है, ठीक है, या सॉरी 6 लेंथ है, इतना है, या किसी की हाइट अगर जैसे अब आपको बताना कि नहीं इसकी हाइट बहुत अधिक है, तो बहुत अधिक तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अब उसको हम 5 फुट 7 इंच बता दिए, ठीक है, 6 फुट बता दें, 6 फुट 2 इंच बता दिए, तो उसमें क्या हुआ, यानी हम चाहे जब भी नापेंगे तो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 5 फुट 7 इंच आएगी। तो ये बात क्या हुई, आपकी वैज्ञानिक हुई। तो इसमें क्या एक निश्चितता पाई गई, यानी चाहे जितनी बार भी नापेंगे वो क्या है, हाइट उतना ही रहेगा, यही चीज़ है आपको, ठीक है। अब आइए देखिए तीसरा विशेषता क्या है आपका, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि किसी घटना का निरीक्षण उसके, ठीक है, किसी घटना का निरीक्षण क्या है, उसके सत्य के रूप में किया गया और निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्तियों का निरीक्षण पर प्रभाव न पड़े। इस प्रकार के निरीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह क्या, वस्तुनिष्ठ क्या है, परिणाम कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या हो कि कोई भी घटना या सत्य की हम खोज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो, सच्चाई हो, और उस पर क्या हो, मनोवृत्ति, यानी आपके जो अध्ययन करता है उसके भावनाओं का क्या उस पर प्रभाव न पड़े, तब क्या है उस परिणाम में या उस रिजल्ट में हम कहेंगे कि वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। अब देखिए सामान्यीकरण क्या होता है, कोई भी अनुसंधानकर्ता किसी समूह या समाज के सभी व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि बल्कि वह उस समाज या समूह में एक छोटे प्रतिदर्श चुन लेता है और इसे चुने हुए प्रतिदर्श पर वह अपना अध्ययन संपादित करता है और अध्ययन से परिणाम प्राप्त करता है। परिणाम प्राप्त होने के बाद वह यह भी जानने का प्रयास करता है कि प्रतिदर्श के अध्ययन से प्राप्त उसके परिणाम कहाँ तक उस समाज के लिए सही हैं जिस समाज से वह प्रतिदर्श चुना गया। देखिए जैसे मैंने माना ना कि जैसे आप लोग मोटापा का अध्ययन करें, एक समस्या होगी मोटापा, तो अब मोटापा में मान लीजिए 10,000 लोग ग्रसित है उस मोटापे से, तो अब 10,000 को तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन 10,000 में से क्या कर सकते हैं, 100 लोगों को आप चुनाव करेंगे। लेकिन हाँ, शर्त क्या होगी वहाँ पर कि 100 लोगों का जो भी कैरेक्टर फीचर है, यानी मोटापा किन कारणों से है वो क्या है, वो आपके 10,000 लोगों को कवर करे, तभी क्या है, तभी उसमें जो है सामान्यीकरण पाया। यानी कि जो 100 लोगों का आपने जो सैंपलिंग लिया तो वो 100 लोग के अंदर क्या हो, मोटापा के सारे लक्षण जो है 10,000 में जो पाए गए उनमें क्या हो, सामान्य रूप से विद्यमान हो, तभी आपका जो है शोध कार्य जो है सही और मतलब सही दिशा में जो है, जो आपने सैंपलिंग चुना वो सही दिशा में, और क्योंकि वो आपके 10,000 के समाज को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं व्यवस्थित अध्ययन। व्यवस्थित अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें अनुसंधान समस्या का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से करने पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक विधि की यह प्रमुख विशेषता है। वैज्ञानिक विधि के सभी चरणों में अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित अध्ययन पर जो है बल देता है। फिर क्या है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल। वैज्ञानिक विधि की एक प्रमुख विशेषता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता घटना को प्रभावित करने वाले बाधक चरों, सार्थक चरों, ठीक है, को नियंत्रित करके अध्ययन करता है। इस प्रकार जब अध्ययन नियंत्रित दिशाओं में किया जाता है तब इस अवस्था में कार्य कारण संबंध का जो अध्ययन शुद्ध रूप से क्या है, मतलब पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या, 7वां क्या है हमारा, वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प क्या होता है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प वह प्रक्रिया है, यहाँ पर वह कर दीजिएगा,
वह प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या समाधान के लिए निर्णयों की क्रियान्वित किया जाता है। निर्णयों को क्या करते हैं, क्रियान्वित किए जाते हैं। किसी अपेक्षित स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक संकलित पूर्व अनुमान की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आइए देखिए पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार किसी कार्य को क्या है, हमको बार बार करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेबर के अनुसार पुनरावृत्ति का अर्थ है कि अनुसंधान करता या अध्ययन करता अपने अध्ययन को बार बार दोहराता है और प्राप्त परिणामों की सत्यता को भी क्या करता है, प्रमाणित करता है। तो पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, किसी भी कार्य को बार बार करना। परिशुद्धता का मतलब क्या होता है, तो देखिए परिशुद्धता यानी उसमें क्या हो, शुद्धता पाई जाए। तो यहाँ पे क्या है, वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता परिशुद्धता का गुण है। जेम्स ड्रेबर के अनुसार परिशुद्धता का अर्थ है कि अति उच्च शुद्धता और स्थिरता। मापन की शुद्धता भौतिक विज्ञान के अध्ययनों में अधिक पाई जाती है। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञानों में मापन की शुद्धता अपेक्षाकृत कुछ कम मात्रा में पाई जाती है। आधुनिक युग में समाज विज्ञानों के मापन की शुद्धता पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक मापन की शुद्धता नहीं होगी तब तक अध्ययन के आधार पर जो है प्राप्त परिणाम भी क्या होंगे, शुद्ध नहीं होंगे। तो यानी कुछ भी हम ले रहे हैं तो उसमें क्या है, शुद्धता पाई जानी चाहिए, तभी क्या है, तभी वो शोध कार्य जो है वो हमारा क्या होगा, वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होगा। अब आइए देखिए 10वां विशेषता क्या है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट की सभी जगह पाया जाना। तो वैज्ञानिक विधि में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा प्राप्त सिद्धांतों और नियमों की जाँच किसी देश और काल में की जा सकती है। इस विधि द्वारा प्राप्त नियम और सिद्धांत किसी एक देश में सत्य नहीं होते, बल्कि इनकी सत्यता विश्वव्यापी होती है। समाजशास्त्र के सिद्धांत और नियम का प्रतिपादन जिन सामाजिक परिस्थितियों में से संबंधित है, वह सामाजिक परिस्थितियां जिस देश में हैं वहाँ भी समाजशास्त्र सिद्धांत के नियम को सिद्धांत और नियम पर क्या होते हैं, सत्य उतरते हैं। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी, जैसे हमने कहा ना कि मोटापा, ठीक है, मोटापा आपने क्या लिया, एक शोध समस्या लिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही मोटापे से ग्रसित है, विश्व के हर कोने में जो है मोटापा एक जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो मतलब चाहे जिस समय भी, आज भी अगर हम मोटापा पर शोध करेंगे या 20 साल बाद भी करेंगे तो भी क्या, उसकी सत्यता और नियम जो है मतलब बदलेगा नहीं। सत्यता का मतलब क्या हुआ कि मोटापा का कारण, जैसे हमने बताया 4 कारण आपको बता दिया मोटापा का, कि आपकी जो है वंशानुक्रम हो गया, ठीक है, दूसरा क्या आपका जीवन शैली हो गया, तीसरा क्या है आपकी शारीरिक एक्टिविटी हो गई, चौथा क्या है आपने जो भी खाया पिया, जैसे अधिक मात्रा में आप कैलोरी वसा का सेवन कर रहे हैं, ये सब क्या, धूम्रपान है, ये सब क्या, सब आपके मोटापा के कारण है। तो यानी आज भी ये मोटापा के कारण है और 20 साल के बाद भी अगर करा जाएगा तो भी। और ये जैसे जीवन शैली है ना, तो जीवन शैली ऐसा नहीं कि भारत का ही जीवन शैली सिर्फ गड़बड़, विश्व के हर कोने में जीवन शैली गड़बड़, मतलब लेट से खाना, लेट से उठना, ठीक है, पूरी अच्छी सी नींद न लेना, है ना। तो ये सब चीज़ क्या, सब चीज़ कहीं ना कहीं जो है, या मतलब आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से कम खाना, सब जो है फैक्टर क्या है आपके मोटापे के कारण। ये क्या सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं है, प्रॉपर एक प्लेस की समस्या नहीं है, ये क्या विश्व के हर कोने कोने में यह समस्या जो है पाया जा रहा है। अब आइए देखिए वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो वैज्ञानिक लेखन के देखिए उद्देश्य में हम क्या बताएंगे कि संचार के माध्यम के रूप में जो वैज्ञानिक लेख होता है या वैज्ञानिक लेखन होता है, तो वो क्या है, संचार। संचार मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है। तो आप लोग एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़े होंगे, प्रसार शिक्षा, तो उसमें संचार को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। तो देखिए संचार का अर्थ है फैलाना, अर्थात शोध कार्य द्वारा प्राप्त सूचनाओं का आदान प्रदान। इस हेतु वैज्ञानिक लेखन अति आवश्यक है। वैज्ञानिक लेखन की संचार का वह माध्यम जो शोध द्वारा प्राप्त सूचनाओं को फैलाता है। शोध कार्य के परिणाम चाहे प्रकाशित हों या न हो, किंतु शोध प्रतिवेदन को वैज्ञानिक लेखन द्वारा लिखकर संप्रेषित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो, जैसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि शोध प्रतिवेदन लिखा गया मतलब वैज्ञानिक लेख लिखा गया तो वो प्रकाशित ही हो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो किसी कारण उस प्रकाशित नहीं हो पाता, छप नहीं पाता है, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, जो शोध करता है वो उसको वैज्ञानिक लेख लिख के क्या कर सकता है, आगे जो है आगे संप्रेषित मतलब आगे वो फैला सकता है।
ठीक है। दूसरा क्या है, ज्ञान का एक आलेख प्रस्तुत करना, ठीक है, ज्ञान का एक आलेख प्रस्तुत करना। देखिए प्रत्येक शोध कार्य में पर्याप्त समय, धन, परिश्रम का विनियोग होता है। यदि इसे प्राप्त निष्कर्ष को ठीक है, इस प्राप्त निष्कर्ष को वैज्ञानिक लेखन द्वारा क्रमबद्ध लिखित रूप देकर प्रस्तुत किया या प्रकाशित किया जाता है तो वह ज्ञान एक लिखित प्रलेख बन जाता है और विज्ञान की एक धरोहर के रूप में क्या होता है, सुरक्षित रखा जाए। जैसे आप लोग डिजर्टेशन बना रहे हैं, तो आपके कॉलेज में कि आपसे पहले जो सीनियर दीदी लोग होंगी तो वो भी डिजर्टेशन, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको देख कर उस लघु शोध को, डिजर्टेशन मतलब लघु शोध को आप देख कर क्या कर रहे हैं, आपको एक दिमाग में आइडिया आ रहा है कि नहीं इस तरह से हमको लिखना है। जैसे पहले क्या करना है, समस्या का चुनाव करना है। दूसरा फिर क्या है आपका जो है, दूसरा जो है समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या, शोध आंकड़ा लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, चैप्टराइजेशन, आप अध्याय सूची बना रहे हैं ना, तो वो चीज़ें क्या है, तो वो क्या है आपके ज्ञान को जो है मतलब आगे जो है बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा हमारा क्या है कि ज्ञान का विस्तार करना। तो ज्ञान का विस्तार करना क्या होगा, वैज्ञानिक लेख का उद्देश्य शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष में जन सामान्य सभी लोगों तक क्या अवगत कराना, जिससे नवीन शोध कार्य की संभावनाएं के लिए मार्ग जो है प्रशस्त हो सके। यानी यहाँ पे क्या कहने का समझाया गया कि जो हमारा मतलब वैज्ञानिक लेख है तो वो क्या कर रहा है, हमारे ज्ञान को बढ़ा रहा है। जैसे आप लघु शोध कार्य कर रहे हैं तो अब आप क्या, लघु शोध क्या हुआ, एक तरह से डिजर्टेशन जो क्या हुआ आपके पीएचडी का छोटा रूप है, एमफिल का क्या हुआ छोटा, पीएचडी या एमफिल से क्या होता है छोटा रूप है। तो आप अगर अच्छे से मन लगा कर करते हैं डिजर्टेशन तो आपको क्या, पीएचडी अगर कभी करने जाएंगे, जैसे इसके बाद आपने तैयारी किया, नेट निकाल लिया या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस निकाल लिया, तो आप पीएचडी करने जाएंगे तो आपको यहीं पर देखिए सारा गाइडलाइन मिल गया, ठीक है। लघु शोध में जो 8 चैप्टराइजेशन आप पढ़ रहे हैं, जैसे समस्या का मतलब पहला क्या, प्रस्तावना, दूसरा साहित्य समीक्षा है ना, साहित्य का पुनरावलोकन, शोध आंकड़ा, डाटा एनालिसिस, निष्कर्ष, सुझाव है, फिर संदर्भ ग्रंथ सूची, तो सब क्या सब आप चैप्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो अब आप जब पीएचडी करने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है, चौथा क्या, अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना। वैज्ञानिक लेखन का एक प्रमुख उद्देश्य शोध अध्ययन से संबंधित का व्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान कर लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करना है, ठीक है। संबंधित शोध देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 2 बार लिखा गया इसको। वैज्ञानिक लेखन का एक प्रमुख उद्देश्य शोध अध्ययन से संबंधित तथ्यों को, ठीक है, संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित रूप से लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करना। इस हेतु वह व्यवस्थित क्रमबद्ध चरणों द्वारा विभिन्न तत्वों को जो है शामिल करते थे। क्या क्या वो तत्व, तो जैसे सारणियन हम बनाते हैं, ठीक है, रेखा चित्र बनाते हैं, दंड चित्रों का रूप देकर उन्हें अधिक रोचक और शानदार, आप देखते होंगे ना ऐसे करके आपका वेन डायग्राम बना होगा, इसमें जो है आपका परसेंटेज शो करते हैं, ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये येलो कलर, ऐसे ऐसे क्या था आपके जो सारणियन करते हैं तो उसमें हम दिखाते हैं कितने लोग जो हैं हाँ में है, इतने लोग ना में हैं और इतने लोग क्या है दोनों में है। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या बनाते हैं। फिर देखिए निष्कर्ष की पुनर्परीक्षा, इसमें क्या है आपका वैज्ञानिक लेखन द्वारा शोध से प्राप्त निष्कर्ष एक लिखित प्रलेख के रूप में वैज्ञानिक जगत की धरोहर बन जाते हैं। इन निष्कर्ष की परीक्षा या पुनर्परीक्षा की जाती है, जिससे निष्कर्ष को प्रमाणित सिद्ध किया जाता है या गलत प्रमाणित किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी होती हैं और यह वैज्ञानिक लेखन की प्रतिष्ठा में सहायक होती हैं। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक लेखन जो है आवश्यक होता है। तो देखिए निष्कर्ष जो निकालते हैं, निष्कर्ष कहीं क्या करते हैं, बार बार जो है परीक्षण किया जाता है कि नहीं ये शोध कार्य जो है सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा देखिए वॉइस आज थोड़ी धीमी होगी मेरी, तो आप लोग प्लीज़ हेडफोन का या ईयरफोन का जो है या ब्लूटूथ का प्रयोग करके जो है आप लोग इसको पढ़िएगा। अब देखिए ज्ञान की सामाजिक विरासत बनाना, ठीक है। तो शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से ज्ञान की एक सामाजिक विरासत बनाई जाती है जो
जो उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। इससे ज्ञान नष्ट हो जाने से बच जाता है, क्योंकि यदि वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से उसे धरोहर बनाकर नहीं रखा जाए तो वह ज्ञान क्या हो जाएगा, शीघ्र नष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए पीएचडी हुआ, आप लोगों का लघु शोध हुआ जो डिजर्टेशन है, तो आप देखते हैं ना आपकी लाइब्रेरी में सीक्वेंसली बने रखा जाता है, उसकी बार बार सफाई की जाती है, ताकि आगे जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, जितने भी आगे की जो पीढ़ी आएगी वो क्या उस डिजर्टेशन को देखकर वो सीखती जाएगी कि नहीं इस तरह से बनाना है, इस तरह से जो है शोध कार्य होता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं आत्मसंतोष की प्राप्ति। शोधकर्ता अत्यधिक समय, श्रम, धन से शोध कार्य करता है, उससे प्राप्त निष्कर्ष उसकी क्या होती, पूंजी होती है। अपने इन निष्कर्ष को वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से शोध छात्रों तक देता है, विषय जो विशेषज्ञ और उन लोगों तक पहुंचाने में उसे आत्मसंतोष होता है जो कि उनमें रुचि रखते हैं। आत्मसंतोष की प्राप्ति भी क्या वैज्ञानिक लेखन का जो है मतलब मुख्य उद्देश्य। जैसे आत्मसंतोष क्या, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरा आत्मसंतोष कब होगा, जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे नंबर लाएंगे तो मुझे क्या होगा, एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और उसके साथ साथ क्या आपको पढ़ने में रुचि है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप रुचिकर हैं कि नहीं, मंजू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के चैनल से ही मुझे पढ़ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मेरा क्या, मुझे एक आत्मसंतोष मिलता है कि नहीं चलो मैंने मेहनत किया 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे, तो मेरे बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचा और बच्चे क्या हुए पूरी शिद्दत और मन से क्या हुए उस चीज़ को वो पढ़ें। तो एक आत्मसंतोष की तो वैज्ञानिक जो भी रिसर्च होता है तो उसमें भी क्या होता है, रिसर्चर जो होता है वो सोचता है ना कि मेरे आने वाले जो भी पीढ़ी है या विषय विशेषज्ञ या उन लोगों को जिनमें क्या है इस शोध समस्या से जो है रुचि है, तो उन तक कैसे हम इसको पहुँचाएँ, तो इससे क्या है उनके तक पहुँच जाता है, तो उसको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक लेखन के प्रकार बताइए। देखिए वैज्ञानिक लेखन के क्या निम्न प्रकार है, तो शोध पत्रिका शैली का वैज्ञानिक शोध पत्र या आर्टिकल लेखन पहला प्रकार हो गया। तो शोध पत्रिका शैली का शोध पत्र या आर्टिकल लेखन वह होता है जो लघु शोध के कार्य प्रतिवेदन के रूप में होती है। जो लघु प्रोजेक्ट के शोध कार्य का प्रतिवेदन या लेखन होता है उसे 2 रूप में देखा। एक तो शोध पत्रिका के छापने में, मतलब जो है रिसर्च, आप जैसे रिसर्च करने जाएंगे ना तो आपको क्या होगा, एक मतलब रिसर्च पत्रिका जो है पीएचडी के दौरान जो है छपवाना पड़ता है। फिर क्या है शोध पत्र लेखन, शोध सेमिनार पढ़ने, जैसे आप लोगों में से बहुत से कॉलेज में क्या हो नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार हुआ होगा, तो उसमें क्या है आप टॉपिक लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुष्ठ रोग हो गया, मोटापा हो गया, तो उस पर क्या आपने बनाया तो वो सोवनियर में छपता है, तो पढ़ने के लिए वहाँ पर क्या है जितने भी ऑडियंस बैठे रहते हैं उनके समझ के आते हैं, आप जो सेमिनार के लिए टॉपिक बना के लेके जाते हैं उसको वहाँ पर पढ़ते हैं। अगला हमारा क्या प्रोजेक्ट, दूसरा प्रकार क्या है प्रोजेक्ट लेखन। तो प्रोजेक्ट लेखन में देखिए क्या होगा कि ऐसी प्रक्रिया नहीं प्रोजेक्ट लेखन ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे कि प्रोजेक्ट के अंत में संपन्न किया जाए। यह विभिन्न अवस्थाओं वाली प्रक्रिया जिन्हें इस समय पर रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है जब तक कि पूर्ण न हो। जब तक वो पूर्ण नहीं होती तब तक क्या उनको रिकॉर्ड करना। शोधकर्ता के पहले ड्राफ्ट के अधिकांश भाग को संशोधन करने की आवश्यकता होती है और कुछ स्थितियों में पूरी तरह से पुनः लिखने की आवश्यकता होती है, किंतु प्रतिवेदन की नींव को आयोजन अवस्था में ही स्थापित करना जो है आवश्यक होता है। यानी जैसे ही हम कोई टॉपिक लिए उस पर जो है मतलब उसी टॉपिक पर हमको काम करना है, नए चीज़ों को कैसे हम उसका नींव जो है वहीं पड़ जाती है। ये यहाँ पर क्या हो गया। तीसरा क्या है हमारा शोध प्रतिवेदन। शोध प्रतिवेदन में क्या हो जाएगा, शोध प्रतिवेदन एक सामान्य शोध कार्य है जिसका प्रतिवेदन लिखा जाता है। यह लघु शोध प्रबंध के रूप में होता है जो कि मुख्यतः लंबाई में पीएचडी थीसिस से क्या होती है छोटी, जो आपका डिजर्टेशन है ना लघु शोध, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि शोध प्रतिवेदन कैसे लिखा है। फिर अतः यह सामान्यतः स्नातकोत्तर मतलब आप जो पीजी या एमफिल उपाधि हेतु की जाती है, जिसकी लंबाई पाठ्यक्रम एवं संस्था पर निर्भर करती है। यानी कितना मैटर देना है ये क्या आपके जो है मतलब पाठ्यक्रम और आपके जो संस्था पर निर्भर करती है। इसमें क्या 12,000 से 30,000 शब्दों तक क्या है इसको लिखा जाता है। जो शोध प्रतिवेदन जो होता है, लघु शोध जो होता है या लघु शोध बोल सकते हैं, शोध प्रतिवेदन बोल सकते हैं, डिजर्टेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जो है शोध कार्य का एक सामान्य रूप होता है। यानी जैसे थीसिस है, थीसिस का क्या छोटा रूप जो है आपका लघु शोध होता है, ठीक है। और इसमें क्या शब्दों की संख्या कितनी होती है, 12,000 से लेकर 30,000 तक होती है। अब आइए देखिए शोध ग्रंथ लेखन। शोध ग्रंथ
ग्रंथ लेखन में क्या है, शोध ग्रंथ लेखन जो कि पारंपरिक पीएचडी या डॉक्टर उपाधि थीसिस होती है। शोध ग्रंथ लेखन क्या होता है, यह पीएचडी होती है या डॉक्टरी उपाधि होती है। ठीक है, डॉक्टरी उपाधि होती है, कहा जाता है ना इसको, जैसे मेरे घर में क्या है, इसको बड़ी वाली डिग्री कहा जाता है। वाकई में नाम के आगे डॉक्टर लगना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर यह बहुत ही गहराईपूर्ण मौलिक कार्य होता है जो कि 80,000 शब्दों से या उससे अधिक का होता है। यानी जो देखिए डिजर्टेशन में कम से कम क्या है, 12,000 से लेकर 30,000 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर जब आपका थीसिस तैयार होता है, यानी जब आप थीसिस तैयार 80,000 या 80,000 से अधिक शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका क्या है, डिजर्टेशन में हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है चारों जो है आपका शोध प्रतिवेदन के प्रकार हो गए या वैज्ञानिक लेखन के प्रकार हो गए। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो भी हमने अभी दिया आपको, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, सब जो दिया है स्टूडेंट, ये सब आपके एग्ज़ाम में आएंगे। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ी वॉइस हो सकता है धीमी आप लोगों को जाए, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि मैं तेज़ बोल रही हूँ तो मेरे कान में क्या हो रहे, दर्द होने स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंप्रोमाइज़ करिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। बहुत इजी और सरल भाषा में हम आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट दे रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इजी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए स्टूडेंट। और आगे की वीडियो देखने के लिए अगर पार्ट 2 आप है, पार्ट 2 तो हम ऐसे देंगे ही, लेकिन कमेंट रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और कमेंट अपना ज़रूर दीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।